जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 2018 के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 63 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपने इस क्लास के अंदर है वो 6 दिसंबर 2018 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, ये आपको बताना है। देखो भी गतिज ऊर्जा और संवेग के अंदर एक रिलेशन होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग बराबर, जिसे अपन P से शो करते हैं, P बराबर होता है mv, यानी द्रव्यमान इंटू वेग होता है। और यहीं पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला था वो होता है 1/2 mv²। m होता है आपके पास में द्रव्यमान, v होता है आपके पास में वेग। चीजें समझ में आ गई। ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके संवेग और काइनेटिक एनर्जी के। अब मैं यहां पे आपको एक रिलेशन बताता हूं, संबंध बताता हूं इन दोनों के मध्य में। दोनों के मध्य में संबंध ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p² होता है। यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है वो बराबर होगी किसके, संवेग स्क्वायर के, संवेग के स्क्वायर के बराबर होगी भी। ठीक है। अब देखो यहां पे 20% बढ़ता है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में थोड़ा सा यहां पे गणित लेवल पे लेके चाहूंगा मैं। 20% है, फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, भी 5 पहले था, भी संवेग पहले 5 था, नीचे वाला पहले वाला होता है भी। जैसे यहां पे अपन बोलते हैं ना भी 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब 1/20 यानी 5 करे मूल्य 1 का बढ़ोतरी होगी तो 6 रुपए में बेच दिया। वही प्रोसेस यहां पे है भी 5 रुपए तो ये पहले संवेग था, P1 रख दो इसको, और 1 की बढ़ोतरी होगी तो कितना हो गया, अब आपके पास में संवेग है वो कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपके पास में P2 हो गया। अब इसने क्या बोला भी गतिज ऊर्जा के अंदर क्या यहां पे बढ़ोतरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने यहां पर आपको बताया भी काइनेटिक एनर्जी है वो पहले आपका p², ये मान लेते हैं भी। ठीक है। पहली कंडीशन के अंतर्गत है वो आपके पास में इस प्रकार से रख सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी पहली कंडीशन में, और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी दूसरी कंडीशन में हो जाएगी भी। ठीक है। तो इसके अंतर्गत है वो यहां से अपन डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी यानी पहली गतिज ऊर्जा अपॉन में दूसरी गतिज ऊर्जा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके सामने ये पहला संवेग आ गया और ये आपका दूसरा संवेग आ गया भी। चीजें समझ में आ गई। अब ये आपके पास में प्रोसेस बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है भी। काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है p² के, तो यहां से आपके पास में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड है, तो ये कितना आ गया, p, ये स्क्वायर है भी, ये क्या है, स्क्वायर है। तो यहां पे आपके पास में पहले था 5 और अब हो गया 6, और इसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा भी, पहले 25 और अब कितना आ गया 36। यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले कितनी थी भी, पहले आपके पास में 25 थी गतिज ऊर्जा, और अब कितनी होगी, 36 होगी। कितने की बढ़ोतरी होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो बढ़ोतरी 11 की होगी। कितने की हुई है, 11 की बढ़ोतरी होगी भी। और कितने के ऊपर हुई है, तो सर जी आप बोलोगे 25 की, 25 के ऊपर हुई है भी। पहले 25 थी और 36 हो गया है गतिज ऊर्जा, तो 11 की बढ़ोतरी हुई है 25 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो भी। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 चौके 44, तो यहां पे 44% की वृद्धि हो जाएगी आपकी किसके अंतर्गत, गतिज ऊर्जा में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बताना है भी ये पुंकेसर के भाग है, पुंकेसर के भाग, और एक होता है आपका स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर देखो भी नाम से पता लग रहा है ये पुष्प का मादा जनन अंग है भी, ये पुष्प का मादा जनन अंग हो जाएगा भी, ठीक है। और पुंकेसर किसे कहते हैं, ये पुष्प का नर जनन अंग है, नर जनन अंग हो जाएगा भी, ठीक है। तो यहां पे वर्तिका है ना, वर्तिका स्त्रीकेसर में आती है, स्त्रीकेसर में आएगी, यानी ये आपका क्या है, पुष्प का मादा जनन अंग है, अंडाशय है ये भी मादा जनन अंग है, और उसके बाद में वर्तिकागर है ये भी मादा जनन अंग है भी। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा परागकोश और एक आपके पास में क्या हो जाएगा, पूतंतु। देखो भी इस प्रकार से होता है भी, ये जो डंठल होता है ना उसे तो बोलते हैं अपन पूतंतु बोल दो या फिर तंतु बोल दो, और इसके ऊपर है वो आपके पास में क्या होता है, परागकोश, ये आपका परागकोश होता है भी, ठीक है। ये जो गोल घेरा होता है थैली नुमा, ये परागकोश होता है, और इसके अंदर जो होते हैं उसे बोलते हैं अपन क्या, परागण, उसे क्या बोला जाता है, परागण। यानी ये जो बाहरी थैली है इसे परागकोश बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो ये बीज जैसे डॉटेड लाइन से मैंने दर्शाया है, ये आपका परागकण, ये परागकण हो जाएगा, और इसे पूतंतु बोल दो या फिर तंतु बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके किस में आते हैं, तो ये सारे के सारे हैं वो आपके पुंकेसर में आते भी, पुंकेसर जो कि आपका पुष्प का नरजनन अंग है। और स्त्रीकेसर में कौन कौन से आते हैं, तो स्त्रीकेसर के अंतर्गत वो यहां पे डायग्राम बनाते हैं अपन, ये लो भी, ये आपके पास में डायग्राम हो गया इसका, ये लीजिएगा। अब ये भाग कौन सा है, ये पार्ट है वो आपका वर्तिकागर, ये आपका क्या है, वर्तिकागर है, ये वर्तिका है, और ये क्या है, ये अंडाशय है, और ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, तो ये आपका स्त्रीकेसर, ये स्त्रीकेसर में आते हैं, ठीक है। और यहां पे है वो इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर है वो बीजांड पाया जाता है, इसके अंदर है वो बीजांड पाया जाता है, और बीजांड है वो कन्वर्ट होकर के, बीजांड एक प्रकार से विकसित होकर के किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा भी, और अंडाशय है वो विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, तो ये फल का निर्माण करता है भी। चीजें समझ में आ गई, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसकों को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, या फिर उसे क्या कहा जाता है। देखो भी यहां पे आपके पास में जो ऐशक होते हैं, या फिर ये बोले भी थोड़ा सा इसके अंतर्गत देखो भी जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है भी, मैं यहां पे अभिक्रियाशीलता क्रम लिख रहा हूं, के ना कार मांगे आलू जाने फिर प्रभु है क्यों होगी आगे औरत, ये होता है भी। अब इसमें जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है ना, जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है वो क्या है, विद्युत अपघटन के द्वारा अलग होते हैं भी। विद्युत अपघटन यानी विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा है वो शुद्धिकरण किया जाता है, इसका शुद्धिकरण किया जाता है अपने ऐशक से, ठीक है। जो मध्यम अभिक्रियाशील तत्व है और जो आपके निम्न अभिक्रियाशील तत्व है उसके अपन कौन सी विधि से इसको अलग करते हैं, तो इसको भर्जन या निस्तापन, भर्जन या निस्तापन विधि से इसको अलग किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या है उसके ऑक्साइड बनाए जाते हैं भी, ऐसे के ऑक्साइड बनाए जाते हैं और उसके बाद में उसको क्या है अलग किया जाता है। अब यहां पे आपके पास में इसने क्या बोला भी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब दो चीज समझना, यहां पे दो ऐशक आएंगे आपके पास में, एक तो है कार्बोनेट, एक तो आता है भी आपको कार्बोनेट मिलेगा, कार्बोनेट, और दूसरा है वो आपके पास में सल्फर जो कि सल्फाइड मिलेगा, सल्फाइड, यानी एक तो कार्बोनेट के रूप में अशुद्धि होगी, ठीक है, और एक आपके पास में सल्फाइड के रूप में जो अशुद्धि होगी उसको अपन अलग करेंगे। कौन सी क्रिया के अंदर, भर्जन और निस्तापन क्रिया के अंदर, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना और निम्न अभिक्रियाशील धातु है उसके अंतर्गत।
और एकदम निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, वो एक प्रकार से क्या यहां पे जैसे आपका सोना है और चांदी है, ये प्लेटिनम है, ये आपकी निष्क्रिय धातु है भी, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, ये शुद्ध अवस्था में मिलती है आपको, ठीक है। तो यहां पे कार्बोनेट है, ये आपका किस विधि से निस्तापन किया जाता है, ये आपका निस्तापन विधि से, और सल्फाइड है ये आपका भर्जन विधि से अलग किया जाता है। अब देखो भी कार्बोनेट है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है, कार्बोनेट है वो CO3 होता है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से याद रखना भी CO3 होता है कार्बोनेट। अब इसमें ऑक्सीजन पहले से है, भी इसमें क्या है, ऑक्सीजन पहले से है। तो जब कार्बोनेट को अपन निस्तापन विधि से अलग करते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन की क्या है, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है कार्बोनेट से जब अपन तत्वों को अलग किया जाता है। और ये जो आपका सल्फाइड है, सल्फाइड से जब अपन ये तत्व अलग करेंगे सल्फाइड एसिड से, तो वहां पे आपको क्या है, भर्जन विधि का यूज करना पड़ेगा। और भर्जन विधि के अंदर है वो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी भी। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है भी, अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन सी विधि में, भर्जन विधि में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। निस्तापन विधि के अंदर वो ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि यहां पे पहले से क्या है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है यहां पे कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसने यही बोला है भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में एस्को को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे भंजन नहीं भर्जन कहा जाता है भी, उसे क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। और निस्तापन मैंने आपको बता दिया, निस्तापन के अंदर है वो आप कार्बोनेट एसिड से तत्वों को अलग करेंगे। उसके बाद में संक्षारण आप जानते हैं भी, लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है आपका, ये आपका संक्षारण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बताना है भी कौन सा मिलान सही है, कौन सा मिलान है वो एकदम सही है। अब ब्यूटीन है, आपको पता है मैंने जब आपको केमिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करवाया था उसमें बढ़िया तरीके से हाइड्रोकार्बन के चैप्टर बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाया था भी, और सारा का सारा है वो वही मैटर आ रहा है। देखो इसमें मेथ, ये आपका मेथ, ये आपका प्रोप मेथ, फिर आता है मेथ, और उसके बाद में आपका आएगा एथ, फिर आएगा प्रोप, फिर आएगा ब्यूट, फिर आएगा पेंट, फिर आएगा हेक्स। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, यानी मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक, इस प्रकार से क्या है, ये कार्बन के हिसाब से होते हैं। जिसमें 1 कार्बन होगा ना उसे मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा उसे एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा उसे प्रोप बोलेंगे, और 4 कार्बन होगा उसे ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होगा उसे पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन होगा उसे हेक्स बोलेंगे। उसके बाद में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी आ जाती है। तो उसमें क्या है, जैसे एल्केन श्रेणी होगी उसमें एन लगा देंगे भी, ठीक है, तो ये मेथेन बन जाएगा। इसी प्रकार से एल्किन श्रेणी होगी उसमें ईन लगा देंगे भी, ईन लगा देंगे तो ये मेथीन बन जाएगा, ठीक है, एथीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। और एल्काइन श्रेणी जब आएगी, एल्काइन श्रेणी के अंदर है वो आयन लगा देंगे भी, आयन, जैसे ब्यूटाइन है, ठीक है, पेंटाइन है और प्रोपाइन है। इस प्रकार से देखो ब्यूटीन है, ब्यूटीन के अंदर क्या है, 4 कार्बन होने चाहिए। तो कार्बन देख लो 1 2 3 और 4, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो भी कार्बन तो 4 है। अब प्रत्येक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, प्रत्येक कार्बन के 4 हाथ होंगे। तो देखो भी ये कार्बन है, एक तो कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इस कार्बन का हाथ कंप्लीट है। उसी प्रकार से यहां पे देखो भी, एक तो आपका ये कार्बन है वो कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ गया भी, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद में इसी प्रकार से ये आपका जो कार्बन है वो एक तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहां पे आपका डबल बॉन्ड से, तो 3 हाथ कंप्लीट हो गए और एक आपका ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब 4 हाथ कंप्लीट हो गए इसके। इसी प्रकार से ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो आपका कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से यहां से जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 4 हाथ इसके हो गए। इसका मतलब ये आपकी जो मिलान है वो एकदम सही है, ब्यूटीन का ये। उसके बाद में प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, प्रोप के अंदर 3 कार्बन होते हैं, 1 2 और 3 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहां पे है,
भी देखो ये आपके पास में कार्बन है, एक बॉन्ड तो ये रह गया और दो बॉन्ड ये हो गए, टोटल 3 हो गए। अब जो आपका खाली हाथ बचा है वो एक ही बचा है, भी 3 तो यहां पे हो गए, भी डबल बॉन्ड ये है और एक ये है, 3 हाथ कंप्लीट, एक हाथ बचना चाहिए। लेकिन यहां पे 2 हाइड्रोजन और जोड़ रहा है भी, ये 2 हाइड्रोजन और जोड़ रहा है, तो ये श्रृंखला है वो सही नहीं है, ये श्रृंखला सही नहीं है। यहां पे 2 नहीं आएगा, यहां पे H2 CH2 नहीं आएगा, CH ही आएगा डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो पेंटेन में 5 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं है, 5 कार्बन है। लेकिन भैया यहां पे देखो, यहां पे ये भाई साहब तो आपके एक कार्बन तो ये रहा भी, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो कार्बन है, इस कार्बन का एक हाथ तो कंप्लीट कर लिया हाइड्रोजन ने, और 3 हाथ, 2 ये रह गए और एक ये हो गया। लेकिन ये भाई साहब देखो, ये भाई साहब के अंतर्गत है वो एक कार्बन, आप एक तो कार्बन ने यहां पे हाथ कंप्लीट कर लिया और एक बंद यहां पे बना लिया, 2 हो गए और एक हाइड्रोजन। लेकिन एक फिर भी क्या है, यहां पे कार्बन है, कार्बन का एक हाथ है वो यहां पे खाली है, भी कार्बन का एक हाथ यहां पे खाली है, तो इसका मतलब यहां पे आपका ये सही नहीं है, ये पेंटेन वाला सही नहीं है, यहां पे CH2 आना चाहिए, CH2 आना चाहिए, तभी इस कार्बन के हाथ है वो कंप्लीट होंगे, भी कार्बन के हाथ है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में देखो यहां पे इथीन है, इथीन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, अभी मैंने बताया था भी एथ से इथीन, ठीक है, तो डबल कार्बन होंगे। लेकिन यहां पे देखें तो आपके पास में देखो भी एक कार्बन और 2 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है, इस कार्बन के हाथ कंप्लीट है, भी 2 तो हाइड्रोजन जोड़ दिया आपने और 2 डबल बॉन्ड लगा दिया यहां पे, तो इस कार्बन के हाथ कंप्लीट है। लेकिन इसका फिर कार्बन के हाथ 4 ही होते हैं भी, और यहां पे देखो, यहां पे 3 तो ये हाइड्रोजन जोड़ रहा है, 3 तो ये हाइड्रोजन जोड़ रहा है और डबल बॉन्ड लगा रहा है भी, तो इसके अंतर्गत है वो आपके पास में ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इस प्रकार से होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, तो सही कौन सा था ये पूछना था, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी ब्यूटेन वाला। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है भी। देखो भी जल की मैं बात करता हूं, जल का घनत्व अधिकतम होता है, जल का घनत्व है वो अधिकतम कहां पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व है वो अधिकतम होता है भी, अधिकतम होता है। उसके बाद में जल का जो आयतन की अगर मैं बात करूं, तो जल का आयतन है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है भी, न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो आपको पता है भी जिसका भी घनत्व ज्यादा होगा जल से, वो जल के अंदर डूब जाएगा। तो कील है लोहे की कील, लोहे की कील है, ये आप पानी के ऊपर, पानी में जब डालते हो तो पानी पे तैरती है या फिर पानी में डूब जाती है, तो सर जी डूब जाती है, तो डूब जाएगी तो इसका घनत्व ज्यादा होगा भी, इसका जो घनत्व है वो ज्यादा होगा, जिस भी वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा वो पानी में डूब जाएगी। तो बर्फ है, बर्फ आप जब पानी में डालते हो तो बर्फ पानी में डूब जाती है या फिर तैरती है, सर जी तैरती रहती है, तो इसका घनत्व कम है भी, इसका जो घनत्व है वो पानी से कम है, इसीलिए बर्फ है वो पानी पे तैरती है भी। कोरक है और ये आपका थर्मोकोल है, इन सभी का जो घनत्व है वो कम है भी, इन सभी का जो घनत्व है वो क्या है, कम है। ये क्या है, ये आपके पानी के ऊपर तैरते रहते हैं तीनों की तीनों, बर्फ है, कोरक है और थर्मोकोल है, ये पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन लोहे की कील पानी में डूब जाएगी तो लोहे की कील का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा भी। और जिसका भी घनत्व ज्यादा होगा उसका आयतन है वो कम हो जाएगा भी, जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसका आयतन कम होगा और जिसका आयतन ज्यादा होता है उसका घनत्व कम होगा भी, ठीक है। तो बर्फ का आयतन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, बर्फ का आयतन ज्यादा होता है पानी से, लेकिन घनत्व कम होता है पानी से। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है, लेंथेनम के साथ स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है। आपको पता है भी 6 नंबर जो आपका आवर्त है, 6 नंबर जो आपका आवर्त है वो टोटल आवर्त कितने पहले ये बताओ, 7 आवर्त है भी, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वो टोटल 7 आवर्त है, ठीक है। और 18 समूह है, 18 समूह है। अब इसके अंतर्गत है वो आपके पास में जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद में क्या आता है भी, लेंथेनम के बाद है
वो आपका लेंथेनोइड आता है भी। क्या आता है? लेंथेनोइड। लेंथेनम है, ये 57 नंबर तत्व है अभी आपका, जिसका परमाणु संख्या है वो 57 है। और लेंथेनोइड है वो आपके टोटल कितने तत्व है? तो 14 तत्व है अभी। कहां से शुरू होता है? 58 से शुरू होता है अभी। 58 से लेकर के और 71 दोनों काउंट अभी इसमें, 58 भी साथ में काउंट है और 71 भी दोनों काउंट है इसमें। ठीक है, तो ये लेंथेनोइड है और ये आपका कौन से आवर्त में आता है? 6 नंबर आवर्त में आता है। आपने आधुनिक आवर्त सारणी देखी है, उसके नीचे नीचे 2 आवर्त बने हुए अलग से, तो उसमें आपका पहला है वो आपका क्या है? लेंथेनोइड है, जिसमें 6 नंबर आवर्त है। ठीक है, 6 नंबर आवर्त है। और उसके बाद में जो आपका उसके नीचे जो आवर्त है, 6 नंबर आवर्त के लेंथेनोइड के नीचे जो आवर्त आता है वो आपका आता है एक्टिनोइड। वो कौन सा आता है? एक्टिनोइड आता है। और एक्टिनोइड भी टोटल कितने हैं? ये भी 14 है भी। ये भी 14 तत्व हैं। और एक्टिनम के बाद में एक्टिनोइड आता है और ये आपका कहां से चलता है? 90 से लेकर के 103 तक चलता है और दोनों इसमें भी काउंट है भी। 90 भी इसमें काउंट है और 103 भी काउंट है भी। तो ये 14 तत्व है वो आपके एक्टिनोइड के हो गए और ये आपका 7 नंबर आवर्त में आता है। और लेंथेनोइड है ये आपका 6 नंबर आवर्त में आता है। और लेंथेनोइड 6 नंबर आवर्त में आता है। लेंथेनम है वो 57 नंबर तत्व अभी, 57 जिसका परमाणु क्रमांक है, ये आपका 3 नंबर वर्ग में आता है। 57 नंबर जो परमाणु क्रमांक है वो 3 नंबर वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में हेलोजन ग्रुप है, ये आपका 17 नंबर ग्रुप है। 17 नंबर जो ग्रुप है वो आपका हेलोजन परिवार है, जिसमें फिरकल बार आई एंटी टेंशन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन, और आपके पास में टेनेसाइन, तो ये आपके पास में हेलोजन आ जाएगा। संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व है वो आपका किसको कहा जाता है? तो ये आपका डी ब्लॉक को कहते हैं। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी संक्रमण तत्व इसे क्यों कहते हैं? और आपके जो ये लेंथेनोइड और एक्टिनोइड है ना, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड ये कौन से ब्लॉक में आते हैं आवर्त सारणी के? तो ये आपके एफ ब्लॉक में आते हैं। एफ ब्लॉक में आते हैं। एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक संक्रमण कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण ब्लॉक कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है ये डी ब्लॉक को? क्योंकि इसके अंतर्गत है वो जिस प्रकार से अपन बात करते हैं कि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक को कहते हैं। डी ब्लॉक को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जिस प्रकार से आपको जो लोहा है वो +2 की फॉर्म में भी मिल जाएगा, लोहा है वो +3 की फॉर्म में भी मिल जाएगा, लोहा है वो आपका +4 की फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो कॉपर है वो +1 की फॉर्म में भी मिल जाएगा और +2 की फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है? अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, +2 +3। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये सारे के सारे तत्व डी ब्लॉक में आते हैं, तो इसीलिए इस डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। चीजें समझ में आ गई? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? लेंथेनोइड, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। लेंथेनोइड, लेंथेनम के बाद में आते हुए 14 तत्वों का ये ग्रुप है, जो कि 6 नंबर आवर्त में आता है और 58 से लेकर के 71 तक। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है, ये क्वेश्चन गलत है भी। निम्न में से क्या एक पशु उत्तक है? जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? जंतु उत्तक। जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? जंतु उत्तक। और जंतु उत्तक के अंतर्गत है वो हम उपकला उत्तक भी पढ़ते भी। उपकला उत्तक जिसे एपिथेलियम उत्तक बोलते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं आपके। पेशी उत्तक भी हमने पढ़ा है, और पेशी उत्तक के कारण ही क्या है? एक प्रकार से गति होती है। आपसे पूछ ले भी शारीरिक गति किसके कारण होती है, या फिर शरीर में जो गति होती है वो किसके कारण होती है? तो वो पेशी उत्तक के कारण होती है। ये ग्रुप डी 2022 और 2018 और उसके बाद में एएलपी 2024 और आपका टेक्नीशियन 2024 के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तंत्रिका उत्तक है, ये भी आपका एक पशु उत्तक है, और श्योंजी उत्तक है, ये भी आपका पशु उत्तक है भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करने वाली चीज है। तो यहां पे सारे के सारे चारों के चारों उपकला उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक और श्योंजी उत्तक, ये सारे के सारे क्या है? पशु उत्तक के अंतर्गत आते हैं। श्योंजी उत्तक के फिर आगे पार्ट और डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अस्थि उत्तक है, ये भी श्योंजी उत्तक हो जाएगा भी। उपास्थि उत्तक है, वो भी श्योंजी उत्तक आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका रक्त है वो भी तरल श्योंजी उत्तक हो जाएगा भी। ठीक है, और उसके बाद में वसा उत्तक है, एडिपोज बोलते हैं जिसको, वो भी आपका श्योंजी उत्तक में आ जाएगा। एरियोलर श्योंजी उत्तक है, वो भी श्योंजी उत्तक के अंतर्गत आता है भी। उपकला उत्तक है, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। सल्की उत्तक, सल्की
और सल्की उपकला ऊतक, उसके बाद में घनाभाकार उपकला ऊतक, और उसके बाद में स्तंभाकार उपकला ऊतक, और ये आपका सत्रित सल्की उपकला ऊतक। चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपका क्वेश्चन को इसको इग्नोर कर देना भी, सारे के सारे इसमें क्या है आपके उपकला ऊतक, ये पशु ऊतक के अंतर्गत ही आते हैं भी सारे सारे। तंत्रिका ऊतक भी पशु ऊतक के अंतर्गत आता है भी। पशु ऊतक पढ़ते हैं, जंतु ऊतक पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर जो ऊतक होते हैं वही होते हैं भी। तंत्रिका तंत्र हमारे अंदर है ना। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बताना है भी तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। तना या फिर जड़ का घेरा है वो किसके कारण बढ़ता है, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी, अपन बात कर लेते हैं विभज्योतक की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है इसको। विभज्योतक है, ये आपका 3 प्रकार का होता है। ये आपका 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है आपका शीर्षत। पहला होता है शीर्षत विभज्योतक, विभज्योतक। उसके बाद में अगला आता है आपका पार्श्व विभज्योतक। और उसके बाद में तीसरा आता है आपका अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, देखो भी, शीर्षत विभज्योतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है? ये आपका लंबाई में वृद्धि करता है। ये लंबाई में वृद्धि करता है, तने की जो लंबाई है उसमें वृद्धि करता है। ठीक है, पार्श्वीय विभज्योतक है, ये तने की तना व जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है। ये मोटाई में वृद्धि करेगा। और उसके बाद में अंतर्विष्ट विभज्योतक है, ये क्या करता है? तो अंतर्विष्ट विभज्योतक है, ये आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी टहनियों के बीच में गैप बनाता है भी। ये प्रसंधियों के बीच में या फिर टहनियों के बीच जगह बनाएगा। जैसे पौधा छोटा होता है ना, तो उसके बीच में क्या होता है? पौधा जब छोटा होता है तो उसमें दोनों टहनियों के बीच में जो जगह होती है वो कम होती है। जैसे पेड़ बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में उन दोनों टहनियों के बीच में है, दोनों शाखाओं के बीच में गैप है वो ज्यादा हो जाता है। तो वो अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होता है। इसने बोला भी तने या फिर जड़ का घेरे का मतलब होता है मोटाई के कारण बढ़ता है, तो वो पार्श्व या फिर लेटरल विभज्योतक के कारण होता है। और ये आपका जो पादप ऊतक होता है वो 2 प्रकार का होता है। पादप ऊतक है ना, पादप ऊतक ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है आपके पास विभज्योतक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और दूसरा होता है आपके पास में स्थायी ऊतक। दूसरा आपके पास में क्या होता है? स्थायी ऊतक होता है। अब विभज्योतक में क्या होता है? जो विभज्योतक आपको कहां पे मिलेगा? जहां पे पौधे के अंदर विभाजन चलता है। जहां पे क्या है, पौधे के अंदर है वो कोशिकाएं विभाजित होती है। तो कोशिकाएं विभाजित होगी तो एक तो कोशिकाएं विभाजित कहां पे हो सकती है? जहां पे पौधे के अंदर वृद्धि चल रही हो भी। एक तो तने के अंदर वृद्धि चलती है, जड़ों के अंदर वृद्धि चलती है, और तने के मोटाई के अंदर वृद्धि चलती है। तो एक इस प्रकार से ये क्या करता है? ये कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार से विभाजित होने की क्रिया रखती है। और जब ये जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होने की क्षमता खो देती है तो एक कोई स्थायी कार्य करने शुरू कर देती है। तो वो किस में आ जाती है? फिर ये स्थायी ऊतक के अंतर्गत आ जाती है। चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में फिर हमने स्थायी ऊतक को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया भी। ये बढ़िया तरीके से मैंने बायोलॉजी के अंदर आपको करवाया है भी। ठीक है, क्लासें लगाई गई है, वहां पे देख लेना भी। स्थायी ऊतक को फिर हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक तो आपका सरल स्थायी ऊतक और एक आपका जटिल स्थायी ऊतक। फिर सरल स्थायी ऊतक को फिर हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया भी, जो कि आप पढ़ते हो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सक्लेरेनकाइमा। उसके बाद में जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत तो फिर हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप पढ़ते हो। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये इसके अंतर्गत है वो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भी। और शीर्षत विभज्योतक है, ये तने की लंबाई के अंदर वृद्धि करता है भी। ठीक है, और मध्य स्थित जिसे इंटरकेलरी विभज्योतक बोलते हैं, ये क्या करता है? ये आपका ये टहनियों के बीच में स्थान बनाता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी द्रव्यमान M और नो M के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं। उनके रैखिक संवेग का जो अनुपात है वो कितना है, ये आपको बताना है। आपको पता है भी संवेग
व गतिज ऊर्जा, संवेग व गतिज ऊर्जा के मध्य में एक रिलेशन होता है। अभी मैं आपको बता के आया हूं भी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर के, यानी संवेग स्क्वायर के बराबर है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। संवेग के स्क्वायर के बराबर है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आपको द्रव्यमान दे दिया और दोनों की जो आपको ये एक प्रकार से गतिशील ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी दी है, गतिज ऊर्जा दी है, वो समान दी है भी, दोनों समान गतिशील ऊर्जा से स्थानांतरित हो रही हैं और उसका द्रव्यमान हमें दे दिया। उनका रैखिक संवेग का अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो यहां से अपन क्या करते हैं भी, ये अपन एक प्रकार से P1 मान ले भी पहले द्रव्यमान के लिए, और दो निकाय है तो दूसरे द्रव्यमान के लिए P2 मान ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। बराबर में आपके पास में दो निकाय है तो ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी दूसरी आ जाएगी। दोनों के बीच में रिलेशन बताना है तो दोनों के बीच में ये m हो गया आपका और ये आपका नो m हो गया भी, ये आपका नो m हो गया। जैसे ही यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या है, रूट लग जाएगा भी। तो देखो भी m से तो m कैंसिल हो गया तो बच गया क्या, 1:9। और हमें क्या है, संवेग का अनुपात बताना है भी, संवेग का अनुपात बताना। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा तो इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट लगाओगे तो 1:3 आ जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करो आप। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। यानी जो सांझे के इलेक्ट्रॉन, ये बोल सकते हैं इसको सांझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति, अपनी ओर खींच लेने की शक्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या फिर वैद्युत ऋणात्मकता बोल सकते हैं इसको। देखो भी सबसे ज्यादा जो ऋणात्मकता होती है वो किस में होती है, फ्लोरीन में होती है। जो सबसे ज्यादा ऋणात्मकता फ्लोरीन में आते हैं, क्योंकि आप फोन चलाते हो, फोन ज्यादा चलाते हो तो दिमाग का है वो नेगेटिविटी से भर जाता है। तो फोन इस प्रकार से याद रखो, फोन FON। तो यहां से बीच में इसमें क्या लिख देना, क्लोरीन लिख देना, ठीक है, बीच में क्लोरीन, फोन FON, इस प्रकार से फोन और बीच में क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है फ्लोरीन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर क्लोरीन में और फिर आपका नाइट्रोजन में होती है। ये क्रम आप याद रखना भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो अलग होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से जोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए किसी तत्व में बाहरी ऑर्बिट में, किसी तत्व के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। और ये सबसे ज्यादा है वो क्लोरीन में होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, क्लोरीन में। फिर आता है आपका फ्लोरीन। चीजें समझ में आ गई, दोनों चीजें ध्यान में रखना भी। अब देखो भी यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये वैद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी, वैद्युत ऋणात्मकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब अपनी ओर खींचेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज जब कोई ग्रहण करता है तो उसमें ऋणात्मकता आती है। जो नेगेटिव चार्ज है वो कोई त्यागता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षण, इलेक्ट्रॉन आकर्षण का मतलब होता है भी इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे की तरफ आकर्षण होना वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना वो वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है, आयनीकरण ऊर्जा ये होती है भी जब कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से डोनेट करवाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बोल सकते हैं भी। यानी किसी भी तत्वों के बाहरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। यहां पे क्या था, जोड़ने के लिए, यहां पे निकाल रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में। यहां पे आयनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत है वो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं भी, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उसको दी जाने वाली जो ऊर्जा है वो आपका आयनीकरण ऊर्जा हो जाएगी। और ये 1 बटा आकार के
आकार 1 बटा आकार यानी आकार की विपरीत होती हुई, जिसका जितना छोटा आकार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का गणना करनी है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो सर जी 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। कार्बन का कितना होता है भी 12, कार्बन का जो द्रव्यमान है वो 12 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का आप बोलोगे सर जी 16 होता है। तो देखो भी ऑक्सीजन है कितने, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 32, 12 प्लस में 32, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 44 ग्राम। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 44। यू का मतलब होता है यहाँ पे यूनिफाइड, यू का मतलब क्या है यूनिफाइड है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। तो एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी प्रीवियस पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। मात्र और मात्र ये आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी 12 महीने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं मैं आपको। अब इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया है भी खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खांसी और छींकने जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर है वो मेडुला ओब्लांगेटा का यहां पे प्रभाव होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मज्जा। मज्जा है ये क्या करता है, खांसी और छींकने जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना, लगभग जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उसके ऊपर अगर मस्तिष्क का कंट्रोल होता है भी, ऐच्छिक क्रियाएं जो भी होती है लगभग उसके ऊपर है वो ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सकते हैं। अपन जैसे हाथ हिलाना है तो वो अपन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं भी, जैसे रक्तदाब है तो ब्लड प्रेशर है वो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है भी, ठीक है ना, उसके ऊपर है वो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पलकें झपकना है, सांस लेना है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हम तो क्या कर रहे हैं भी, जो हमारी इच्छा के अनुसार अपन कंट्रोल कर सकते हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं, और जिसको अपन इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हो जाएगी। तो अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर है वो कंट्रोल आपका किसका होता है, मज्जा का होता है, और अन्य जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उसके ऊपर अगर मस्तिष्क का कंट्रोल होता है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये मज्जा, और आपका मज्जा है, पॉन्स है और अनुमस्तिष्क है, ये आपके कौन से मस्तिष्क के भाग है, तो ये पश्च मस्तिष्क के भाग है भी, पश्च मस्तिष्क के भाग है। ठीक है ना, मज्जा, पॉन्स और अनुमस्तिष्क। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है, तो यौगिक का नाम बताओ भी। ये क्वेश्चन है ना बहुत बार ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया, भी बहुत बार पूछा गया है। यानी आपको बोलेगा भी NaHCO3 को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। NaHCO3 जिसे अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, जिसे बोलते हैं खाने का सोडा। ठीक है, इसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो NaCl का, H2O जल का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का और NH3 अमोनिया का यूज किया जाता है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, जिसके अंदर इसे अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। और बेकिंग सोडे के बाद में बेकिंग पाउडर आता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडे के अंदर है वो टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। टार्ट्रिक अम्ल बोल दो या फिर मृदु खाद्य अम्ल होते हैं ना, उसको मिलाते हैं, जिससे कि ये क्या
क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है NH4 और CO3 की, ये आपके पास में इसमें ट्वाइस आ जाएगा अभी यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के साथ में अगर अपन 10 जल के अणु और जोड़ दें तो ये आपका धावन सोडा बन जाएगा अभी, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड होता है आपके पास में NH4Cl, ये आपका अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसाद्र बोलते हैं। और इसको जब अलग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड को, वो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, जो कि आप डायरेक्ट है वो सॉलिड से गैस के रूप में कन्वर्ट करना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया भी अमोनियम क्लोराइड को अपन है वो किस विधि से है वो अलग कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं, जिसे अपन नौसाद्र बोलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। और आप यहां पे ये भी बात ध्यान में रखना भी, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आप एंटासिड के रूप में यानी प्रति अम्ल के रूप में भी यूज करते हुए, प्रति अम्ल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और दूसरा प्रति अम्ल के रूप में वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसका यूज भी किया जाता है। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी क्विकलाइम यानी कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संगमरमर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जब अपन कलई करते हैं, जब अपन क्या है दीवारों पे सफेदी करते हैं, तो जो चमक आती है ना, वो किसके कारण आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है। सर जी कैसी आई, वो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आपके पास में एक है कैल्शियम क्लोराइड, एक आपके पास में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है ये। और ये है आपका CaOH की ट्वाइस, यानी जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे अपन बोलते हैं इसे अपन बोलते हैं बूजा व चूना। इसे अपन क्या बोलते हैं, बूजा व चूना बोलते हैं, बूजा व चूना। और ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं बिना बूजा व चूना, बिना बूजा व चूना, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका लगभग 60 से 70% है, वो सीमेंट का भाग बनाता है। सीमेंट का जो भाग बना होता है 60 से 70%, वो कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। चीजें समझ में आ गई। अब देखो भी, जब क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, ये बनता है CaOH की ट्वाइस। क्वेश्चन, ये समीकरण बहुत बार पूछी गई है भी, 10th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर पहले ही चैप्टर में है। और मैंने जब आपको नोट्स का रिवीजन करवाया था उसमें बढ़िया तरीके से ये चीजें पढ़ा रखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगी, ऊर्जा। और ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया भी, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। अब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब हमारे पास में क्या भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया भी, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने क्या कर दिया, हमने दीवारों पर इसकी पुताई कर दी, दीवारों के ऊपर है वो इसकी पुताई कर दी। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करेगा, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वातावरण से ये क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा भी। और जैसे ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और प्लस में आपके पास में H2O जल बन जाएगा भी। तो ये है वो चमकने वाली चीज, ये क्या है, वो चमक उत्पन्न करने वाली चीज है भी। जैसे ही अपन क्या करते हैं, पुताई करते हैं और जैसे ही सफेदी करते हैं दीवारों पे, तो उसके जस्ट हाथों हाथ है वो आपको सफेद नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन बाद में है या फिर 2 दिन बाद में है वो आपको एक प्रकार से चमक उत्पन्न हो जाएगी उस दीवार के अंदर, वो इसी के कारण होता है। अब क्विकलाइम है वो किसे कहा जाता है, तो क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, कली चूना, या फिर इसे अपन बोलते हैं क्विकलाइम, या फिर इसे बिना बुझा हुआ चूना, या फिर इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है भी पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। देखो भी,
पदार्थ कणों से बना है, बिल्कुल सही बात है, पदार्थ तो कणों से बना है। पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। अंतर का मतलब होता है पदार्थ के जो कण होते हैं ना उसके बीच में गैप पाया जाता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। फिर ठोस होता है उनमें भी गैप होता है लेकिन बहुत कम होता है, भी नाम मात्र का होता है। गैस के कणों के बीच में गैप ज्यादा होता है और उसके बाद में जो आपका द्रव होता है उसके कणों के बीच में गैप ठीक ठाक होता है। अब ये बात भी सही है। और पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठोस पदार्थ होता है उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा पाया जाता है, द्रव के अंदर कम पाया जाता है और गैस के अंदर तो बहुत ही कम पाया जाता है। तो कणों के बीच में आकर्षण बल तो होता है, ये बोलता है नहीं होता, तो ये बात गलत है। और पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो द्रव और वायु में सतत स्थानांतरण होता है। ठोस के अंदर तो ये बोल सकते हैं ठोस के अंदर पदार्थ के कण है वो एक प्रकार से स्थानांतरित नहीं होते, इधर उधर गति नहीं करते हैं, ठोस के अंदर बहुत कम करते हैं। लेकिन यहां पे द्रव है, लिक्विड है, उसके अंदर भी ये स्थानांतरित करते हैं और जो वायु है उसके अंदर भी क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो गति करते हैं। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी सूत्र है m बराबर आप लिखते हो भी h डैश, m बराबर क्या लिखते हो, m बराबर आप लिखते हो h डैश अपॉन में h, या फिर h म्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, h0 ये लिख दो आप। अब इसके अंतर्गत आपको बताना भी h किसको रिप्रेजेंट करता है, h1 या फिर h डैश किसको रिप्रेजेंट करता है और h0 किसको रिप्रेजेंट करता है। m है, ये फॉर्मूला आपको कहां पे मिलेगा, प्रकाश के चैप्टर में मिलेगा। प्रकाश वाला जो चैप्टर है ना उसमें मिलेगा भी। m यहां पे आवर्धन को दर्शाता है भी, m है वो आपका यहां पे आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन को दर्शाता है, ठीक है। और h डैश है वो प्रतिबिंब की, h डैश है वो प्रतिबिंब यानी जो आपकी इमेज है उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। और h डैश तो ये हो गया, h आपके पास में है वो बिंब यानी जो आपकी वस्तु है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, बिंब की ऊंचाई को दर्शाएगा, बिंब की ऊंचाई को दर्शाएगा। एक आपके पास में इससे मिलता जुलता ही आपके पास में ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m बराबर में आपके पास में होता है v अपॉन में u, v अपॉन में u, ये भी आपके पास में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब इसमें जो आपका v है वो प्रतिबिंब की दूरी दर्शाएगा भी, ये जो आपकी इमेज बनी है उसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और वो दूरी कहां से, आपके ध्रुव से। और u है ये आपका बिंब की दूरी दर्शाएगा भी, ये आपका बिंब यानी वस्तु की दूरी बताएगा। चीजें समझ में आ गई? तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। m आवर्धन को दर्शाएगा, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाएगा और h है वो आपका वस्तु की ऊंचाई को दर्शाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे चलें तो यहां से आपके पास है अगला क्वेश्चन, देखो भी नेक्स्ट है, यदि विद्युत प्रभार Q समय t तो धारा, विद्युत धारा I ज्ञात करने का फॉर्मूला बताओ भी। आपको पता है भी एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, Q बराबर आपके पास में क्या होता है IT, Q होता है कुलाम, I होता है विद्युत धारा, T होता है समय। इसमें धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर Q बटा T, I बराबर क्या हो जाएगा Q बटा T। तो ये फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है, तो I बराबर Q बटा T हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये Q बराबर I बराबर Q बटा T, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बताना भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है। आपको पता है भी लिटमस है वो एक प्राकृतिक रंजक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसे अपन बोलते हैं H2SO4, ये आपका एक अम्ल है, ये आपका क्या है, एक अम्ल है। और अम्ल के अंदर जो आपका लिटमस है ये क्या करता है, अम्ल के अंदर है ये नीले को लाल करता है भी, नीले रंग को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पे इस प्रकार से याद रखो, अनिल का मतलब हो गया भी ऐसे अम्ल, ऐसे आपका अम्ल बनेगा, नी से नीला बनेगा और लय से लाल बनेगा भी। तो ये क्या करेगा, अम्ल है वो नीले से लाल में कन्वर्ट करता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहां पे आपके पास में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो लिटमस विलयन का रंग है वो लाल हो जाता है भी। जैसे ही अम्ल आएगा तो लाल हो जाएगा ये, ठीक है, और क्षार आएगा तो ये नीला हो जाएगा भी।
तो यहां पे आपके पास लिटमस है, वो लिटमस आपका लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन। और लाइकेन किस में आता है? तो लाइकेन आपका थैलोफाइटा में आता है, थैलोफाइटा समूह में, थैलोफाइटा समूह में आता है। ये चीज ध्यान रख लेना भैया, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। लिटमस यानी लाइकेन है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, और जो भी चैनल पर नया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी तार का प्रतिरोध, यहां पे इसने बोला भी तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तार का जो प्रतिरोध है जिसे अपन बोलते हैं आर, बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन में ए। ये आपके पास में क्या होता है? ये आपके पास में ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा सिस्टम। तो यहां पे आपके पास में आर बराबर भी, आर बराबर आपके पास में प्रतिरोध है वो आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता तो समानुपाती है, समान अनुपात में है, और यहां पे लंबाई का भी समानुपाती है। तो इसका मतलब जितनी आप लंबाई को बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया है जो आर बराबर 1 अपॉन में एल लिख दूं मैं, 1 अपॉन में ए लिख दूं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी व्युत्क्रमानुपाती है भी। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है आपका तार की मोटाई, तार की मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ये अगर तार की मोटाई आप बढ़ाते हो तो वहां पे प्रतिरोध घट जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एक सर्कल ही होता है। और जैसे ही आप क्या करते हो भी, ये तार की मोटाई को घटा देते हो तो आपका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा भी। अगर ए कम हुआ तो आर बढ़ेगा, आर कम हुआ तो ए बढ़ जाएगा भी। तो ये इसका क्या है? दुश्मनी का रिलेशन है भी, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा भी। तो यहां पे तापमान के तो समानुपाती होता है भी, प्रतिरोध होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। जितना आपका ताप बढ़ेगा उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा भी। प्रतिरोधकता के भी समानुपाती होता है, ये देख लो भी, आपका विशिष्ट प्रतिरोध है प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। जितनी आपकी प्रतिरोधकता होगी उस हिसाब से आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा भी। और लंबाई के भी समानुपाती होता है भी, लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और यहां पे आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, दुश्मनी का रिलेशन होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति से और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है तो ध्वनि तरंगों की चाल ज्ञात करनी है। फॉर्मूला होता है तरंग दैर्ध्य का, फॉर्मूला क्या होता है? तरंग दैर्ध्य बराबर में आपके पास में होता है तरंग का वेग, तरंग का वेग या चाल अपोन में आपके पास में क्या आती है? आवर्ती, अपोन में आपके पास में आवर्ती आती है। आपको तो तरंग का वेग ज्ञात करना है तो आवर्ती को दूसरी साइड में ले जाओ तो गुणा में हो जाएगा भी। तो तरंग का वेग या फिर तरंग की चाल बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? तरंग दैर्ध्य इनटू आपके पास में आवर्ती आ जाएगा भी, ठीक है। अब यहां पे आपके पास में 400 इंटू 2.5, दशमलव उठाओगे नीचे 0 लग जाएगा भी, दशमलव उठाने पर 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 चौके 100, तो ये आपके पास 100 और एक 0 और है, तो ये आपके पास से कितना आ जाएगा? 1000 और मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भी। तो यहां पे आपका पहला ही ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया है भी एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका गया तो वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय की गणना करो। अब इस क्वेश्चन को आपको वेग दे रखा है और आपके पास में क्या दे रखा है? ये 10 मीटर हाइट भी दे रखी है अभी। अब यहां से आपको क्या ज्ञात करना है? यहां से आपके पास में ये समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करना तो इसके अंतर्गत है वो आपके पास में क्या आ जाएगा? जैसे यहां से अब इसके अंतर्गत आप एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो ले लो, कितना? लगभग 9.8 होता है भी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको दे नहीं रखा,
लेकिन आपको यहां पे मानना पड़ेगा भी। अब देखो फर्स्ट समीकरण से आप है वो v बराबर आपके पास में होता है u प्लस एटी। अब यहां से आप है वो टाइम निकाल सकते हैं। अंतिम वेग जैसे देखो भी आपने यहां से कोई क्या फेंका है, वस्तु फेंकी है, आपने यहां से वस्तु फेंका और यहां तक 10 मीटर हो गया। 10 मीटर पे यहां पे आपका जो अंतिम वेग है v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भी। ठीक है, अब v 0 हो गया, लेकिन आपने गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया है भी। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यहां पे आपने उस बॉल को फेंका है, तो आपका जो त्वरण लेगे, जो आप त्वरण लोगे वो माइनस में 9.8 लोगे भी, माइनस में 9.8। तो यहां से आपके पास में ये तो v तो 0 हो गया, बराबर में u का मान आपके पास में 14 है, और प्लस में यहां पे माइनस का 9.8 है, और t आपको ज्ञात करना है। इसको दूसरी साइड में लेके चले जाओगे बराबर से, तो ये आपके पास में 9.8, t बराबर में 14, तो t बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 14 अपॉन में 9.8, और इसमें आप भाग दोगे तो ये आपके पास में कितना मान आ जाएगा 1.428 आ जाएगा। 1.428, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1.43 लिख सकता हूं, 1.43 सेकंड। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहां होती है। मानव शरीर है उसमें उर्वरीकरण की प्रक्रिया वो कहां पे होती है, तो गर्भाशय क्या होता है, यूट्रस बोल सकते हैं, जहां पे भ्रूण का विकास होता है भी, जहां पे भ्रूण बोल सकते हैं, भ्रूण का विकास होता है। विकास यानी ये बोल सकते हैं बच्चा 9 माह तक जो पालन पोषण होता है वो आपका गर्भाशय के अंदर होता है भी। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय के अंदर अंडे का उत्पन्न होना, या फिर अंडाशय है वो प्रत्येक महीने एक अंडा उत्पन्न करता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, योनि है वो एक प्रकार से ये गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा, ये है वो गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा है वो आप किससे जुड़ी होती है, ये गर्भाशय से जुड़ी होती है। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय से जुड़ी होती है, और यहां से ही क्या होता है शुक्राणुओं का एक प्रकार से गमन होता है भी। योनि के द्वारा है वो, योनि किससे जुड़ी होती है, गर्भाशय ग्रीवा का द्वारा गर्भाशय से जुड़ी होती है, और यहीं से शुक्राणुओं का क्या है एक प्रकार से प्रवेश होता है। अब यहां पे डिंब वाहिनी नली। अब पहली बात तो ये है भी उर्वरीकरण होता क्या है, उर्वरीकरण होता क्या है, तो ये होता है एक निषेचन। उर्वरीकरण है वो निषेचन को बोलते हुए, जब निषेचन होता है तो उसे उर्वरीकरण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है भी अंडाणु व शुक्राणु का मेल ही क्या कहलाता है निषेचन, और निषेचन को उर्वरीकरण कहते हैं। और ये कहां पे होता है, तो ये डिंब वाहिनी नलिका में होता है भी। डिंब वाहिनी नलिका के अंदर है वो क्या होता है निषेचन होता है भी। निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद में जब है जायगोट बनेगा भी, और जायगोट जब बन जाएगा तो वो 32 सेल का जब हो जाएगा, 32 कोशिका 32 सेल का हो जाएगा, तो उसके बाद में वो वहां से चलेगा और गर्भाशय के अंदर आकर के एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा। चीजें समझ में आ गई, तो आपका यहां पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी बल अपॉन में त्वरण क्या होता है। संवेग क्या है, तो संवेग होता है P जिसे लिखते हैं, और ये होता है mv, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है mv यानी द्रव्यमान इंटू वेग, और इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक होता है वो क्या होता है द्रव्यमान को इसमें किलोग्राम में मापते हैं, और वेग को अपन मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। गति होती है एक प्रकार से मीटर प्रति सेकंड के रूप में मापा जाता है, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में मापते हैं, और दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रणोद बटा क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है ALP 2024 और टेक्नीशियन 2024 के अंदर। दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, और प्रणोद क्या है, तो एक प्रकार से किसी वस्तु पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है भी। क्षेत्रफल है वो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा भी। तो दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, दाब का जो SI मात्रक है वो क्या हो जाएगा पास्कल।
दाब का अस्थायी मात्रक है वो पास्कल हो जाएगा। और यहां से अपन बात कर सकते हैं भी आपका पास्कल के अंदर है वो एक एटीएम बराबर क्या होता है भी, जो एटमॉस्फेरिक दाब होता है एटीएम, एक एटीएम बराबर कितना मान होता है पास्कल के अंदर, तो ये होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 5 पास्कल होता है। ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी नहीं एएलपी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और ये 9th क्लास की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके अंदर दे रखा है मान। अब देखो भी प्रणोद का एक प्रकार से न्यूटन ही होता है भी, प्रणोद है वो आपका एक प्रकार से न्यूटन ही होता है क्योंकि बल है ये किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल है, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है भी। तो पास्कल को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। अब यहां पे आपके पास में बात करते हैं, आपको पता है भी बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है सर जी त्वरण इंटू द्रव्यमान, त्वरण इंटू द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान को हम लिख दूं मैं मास बराबर में आपके पास में बल, ये त्वरण इधर आएगा तो ये हो जाएगा बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण। तो यहां पे आपके पास में ये परफॉर्मा बनेगा, बल बटे त्वरण क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भी, ठीक है। रही बात पीडीएफ की, तो क्लास होंगी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।